बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक के मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो 5 मरले का अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो अब मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की जानिब से पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत लोन जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द ख़वातीन जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है, अब आप 5 मरले का घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कौन सी 9 शर्तें हैं जिनको आप पूरा करेंगे तो फिर आपको कर्जा मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा आपको कर्जा कितना मिलेगा, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी है और मार्कअप आपसे कितना चार्ज किया जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। ये तमाम तर डिटेल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, लिहाजा आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपसे रह जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तमाम तर डिटेल मेरे सामने अवेलेबल है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज आप समझ लें, ये जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम है ये सब्सिडाइज स्कीम है। सब्सिडाइज स्कीम का मतलब ये है, ये हुकूमत पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम से लॉन्च की थी और पूरे पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल बैंक है या माइक्रो फाइनेंस बैंक है उनको कहा था कि आप भी पाकिस्तानियों को आसान शराइत पर कर्जा फराहम करें ताकि हर पाकिस्तानी जो मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाला है, जो गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाला है, वो भी आसानी के साथ अपना जाती घर बना सके। तो ये जो स्कीम है ये आपको बहुत ही आसान शराइत पर कर्जा फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत आप 5 मरले का घर बनाने के लिए मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, इन 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप बनाया बनाया घर खरीदना चाहते हैं या बनाया बनाया फ्लैट खरीदना चाहते हैं या बनाया बनाया आप अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आप प्लॉट परचेज करना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं यानी घर भी बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, इस काम के लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, यानी बहुत मरतबा ऐसा होता है ना कि बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं जी मैं इस्लामाबाद में अपना घर बनाना चाहता हूँ तो मुझे कर्जा चाहिए, पहले मैं प्लॉट खरीदूं फिर मुझे कर्जा चाहिए फिर मैं उसके ऊपर अपना घर बनाऊं, तो दोनों कामों के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे दोस्तों अगर आपके पास घर मौजूद है, आप उसके अंदर कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं यानी आप कोई लैट्रिन वगैरह बनाना चाहते हैं या फिर आपको दीवार खड़ी करना चाहते हैं या आपको कमरा आप बनाना चाहते हैं तो घर की तोसी के लिए भी आपको कर्जा जो है वो मिल सकता है। घर के अंदर कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना, ये सारी चीजें आप नोट कर लें अगर आपने कर्जा लेना है तो। ठीक है, ये 9 इन्होंने यहाँ पे शर्तें लगाई हैं, अगर आप इन 9 शर्तों को पूरा करेंगे तो फिर आपको इजीली कर्जा मिल सकता है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है जो बंदा कर्जा लेना चाहता है वो बिजनेसमैन होना चाहिए या फिर सैलरी पर्सन होना चाहिए। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा, अगर आपका कोई छोटा मोटा कारोबार है आप बिजनेसमैन हैं तो फिर भी आप कर्जा जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है जो बंदा कर्जा लेना चाहता है उसके घर की टोटल आमदन जो है 1 साल की टोटल आमदन जो है वो 15 लाख रुपए तक होनी चाहिए। यानी आपके घर के 2 कमाने वाले हैं, 5 कमाने वाले हैं, 10 कमाने वाले हैं, जितनी भी आपके घर की टोटल आमदन है 1 साल की, ठीक है मैं 1 महीने की बात नहीं कर रहा, 1 साल की अगर आपके घर की आमदन 15 लाख रुपए तक है तो फिर आपको कर्जा जो है वो मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एज की। तीसरे नंबर पे अगर आपके जो 25 साल से लेकर 59 साल के दरमियान में है तो फिर आपको जो है कर्जा मिल सकता है। अगर आपकी एज 25 साल से कम है तो फिर आप कर्जे के लिए अप्लाई ना करें, 25 साल से लेकर 59 साल के दरमियान में आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा है अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को करते हुए 2 साल हो चुके हैं आपको तो फिर आपको कर्जा मिलेगा, यानी बिजनेस एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप IT फील्ड में काम कर रहे हैं तो IT फील्ड में जिस काम में आपका बिजनेस है आपका 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। ठीक है,
اس کے بعد دوستو اگر آپ سیلری پرسن ہیں، اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے، آپ سرکاری ملازم ہیں یا پرائیویٹ ملازم ہیں، اگر آپ کو 2 سال ریگولر جاب کرتے ہوئے ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ اس کے بعد اگر آپ جس کام میں جاب کر رہے ہیں اس کام میں آپ کا 2 سال کا تجربہ موجود ہے تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے 2 چیزیں اکٹھی کر دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت آپ جاب کر رہے ہیں، جس کمپنی کے اندر یا جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو 2 سال ہو چکے ہیں جاب کرتے ہوئے، پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے جس کام میں آپ مطلب کام کر رہے ہیں، یا سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہیں آپ، یا ویب ڈیولپمنٹ کا آپ کام کر رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس 5 سال کا تجربہ موجود ہے اس کام میں، تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوستو انہوں نے ایک اور شرط لگا دی ہے، جس بندے کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اس بندے کو قرضہ ملے گا۔ اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تو پہلے آپ اپنا شناختی کارڈ بنوا لیجیے گا۔ اس کے بعد جو بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے وہ کسی قسم کا ڈیفالٹر نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیفالٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے کسی بھی بینک سے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرضہ لے کر آپ بھاگ چکے ہیں، واپس نہیں کر پا رہے، یا پھر آپ پبلک کوئی بھی ایسا مطلب آرگنائزیشن ہے جس سے آپ نے قرضہ لیا ابھی تک آپ نے واپس نہیں کیا، تو پہلے آپ نے جس بینک سے یا جس آرگنائزیشن سے قرضہ لیا ہے پہلے آپ وہ واپس کریں، پھر آپ اس بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کسی قسم کے ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے۔ ڈیفالٹر کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو نیچے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ایک اور شرط لگا دی ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہے ریزیڈینشل کے حوالے سے، یعنی جس جگہ پہ آپ اس وقت رہ رہے ہیں یہ اس حوالے سے ہے۔ تو اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، راولپنڈی میں رہتے ہیں، اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں، فیصل آباد میں، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، یہاں پہ انہوں نے ایک شرط لگائی ہے، آپ نے اس شرط کو پورا کرنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اگر تو آپ اپنی جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں، آپ کے نام پہ مطلب گھر ہے، تو آپ کو 1 سال ہو چکا ہے وہاں پہ رہتے ہوئے تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ رینٹ کے اوپر رہتے ہیں تو پھر آپ کو 2 سال ہو چکے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ میں دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں، جس جگہ پہ اس وقت آپ کا گھر ہے اور وہ آپ کی ذاتی زمین ہے اور آپ کے 1 سال ہو چکا ہے وہاں پہ رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ اگر آپ رینٹ کے اوپر رہتے ہیں اور آپ کو 2 سال ہو چکی ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، رینٹ والے گھر کے اوپر، تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری نمبر پہ 9ویں نمبر پہ جو شرط ہے وہ یہ ہے بزنس لوکیشن کے بارے میں۔ جس جگہ پہ آپ کا بزنس ہے اور آپ کو 2 سال وہاں پہ بزنس کرتے ہوئے یا وہاں پہ آپ کے آفس کو ہو چکے ہیں تو پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوستو بات کرتے ہیں سائز آف ہاؤسنگ یونٹ کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر دوستو بتایا تھا کہ آپ 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی 125 اسکوائر فٹ سے لے کر 1250 اسکوائر فٹ تک کیا جو آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، جو پلاٹ کے لیے آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کا پلاٹ ہے اس کا سائز 125 اسکوائر فٹ سے لے کر 1250 اسکوائر فٹ تک ہونا چاہیے، اور یہ 5 مرلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو قرضہ جو ہے وہ آپ کو 10 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک مل سکتا ہے۔ قرضے کو آپ نے 5 سال سے لے کر 20 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہے۔ کم از کم 5 سال میں آپ ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 20 سال کے اندر اندر آپ ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی۔ تو دوستو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن کے اوپر کہ آپ قرضہ کتنا لے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے کہا جی منیمم آپ کو 10 لاکھ روپے تک قرضہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور آپ نے 20 سال کے اندر اندر واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آدھو آدھ کا فرق ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ماہانہ قسط جو ہے کتنی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ 50,000 روپیہ بھی ماہانہ قسط ادا کرتے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے 10 لاکھ روپیہ ادا کر سکتے ہیں۔ مارک اپ اس میں بھی میں شامل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے قرضہ کم لینا چاہتے ہیں، 5 لاکھ روپے لینا چاہتے ہیں، 8 لاکھ روپے لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی قسط بھی اتنی بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا قرضہ لے رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی۔ ٹھیک ہے، اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکومنٹس کے بارے میں، یعنی کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے قرض کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ شناختی کارڈ کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اوریجنل شناختی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کی کاپی آپ کے پاس جو ہے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ایک شیٹ ہوتی ہے، یہ آپ کو مل جاتی ہے بینک کے اندر سے، اس کے حوالے سے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو مل جائے گی بینک کے اندر سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ریسنٹ ایک پاسپورٹ سائز تصویر آپ کو چاہیے ہوگی جو بندہ قرضہ لے رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس پروف آپ کو چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ کے نام پہ پہلے پلاٹ موجود ہے، آپ کنسٹرکشن کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کے بالکل کلیئر ہونے چاہیے، پراپرٹی ڈاکومنٹس کے بھی ان کو ضرورت ہوگی۔
जो प्रॉपर्टी कागजात हैं उनसे फोटो कापियां जो है इनको चाहिए होंगी, ठीक है। इसके बाद लीगल ओपिनियन, कोई भी कानूनी जो कार्रवाई है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जी वायलेशन रिपोर्ट फ्रॉम PBA अप्रूव्ड, आगे जी इन्होंने क्या लिखा है जी, ठीक है। तो यहाँ पे जी अगर बात करें तो वोलेशन की रिपोर्ट की किसी किस्म का आपको ये मसला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जी सैलरी स्लिप 3 महीने की आपको चाहिए होगी। अगर आप जॉब पर्सन है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं तो 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। अब मसला यहाँ पे ये पेश आ रहा था, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ मिजान बैंक और बैंक फलाह में, तो बहुत ज़्यादा लोग मेरे से ये सवाल कर रहे थे कि सर हम तो ऐसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं जहाँ पे सैलरी स्लिप हमें मिलती नहीं है। तो दोस्तों आप उनसे बनवा भी सकते हैं सैलरी स्लिप, ठीक है। सैलरी स्लिप क्या होती है, उसके ऊपर ये लिखा होता है जी इस बंदे का नाम ये है और इसकी इतनी सैलरी है, ठीक है। ऊपर महीना लिखा होता है जी इस महीने की सैलरी है, डेट लिखी होती है और कुछ भी नहीं होता, ऊपर उसके मालिक के साइन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 महीने की सैलरी स्लिप आप बनवा भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आए तो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होता है 6 महीने का। ये बैंक स्टेटमेंट आपने मुहैया करना होगा और ये चंद के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जी प्राइसिंग की यानी मार्कअप की। तो दोस्तों अगर आप 5 साल के लिए कर्जा लेंगे तो फिर आपको 5% मार्कअप पे करना होगा। अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो जो दूसरे 5 साल हैं 6, 7, 8, 9, 10 इन 5 सालों में आपने 7% मार्कअप पे करना होगा। अगर आप 20 साल के लिए कर्जा लेंगे तो फिर आपने जो तीसरे 10 साल हैं उनमें भी आपने मार्कअप तो पे करना होगा, लेकिन वो 7% से ज्यादा होगा। वो 7% कितना ज्यादा होगा इसकी डिटेल आपने जो है एक मरतबा इनसे पूछ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आपको अगले 10 सालों में मार्कअप लगाया जाएगा। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है उसके सारे डिटेल पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें 9% तक जो है आपने मार्कअप पे करना होता है और कैबर को सामने रख के जो है पे करना होता है। कैबर कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लें। मैंने सारा तरीकाकार आपको बता दिया है कि मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक किन शर्त ज़वाबित पर आपको कर्जा देगा। अब फाइनली आखिरी बात ये आ जाती है आपने कर्ज के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों बेहतरीन तरीकाकार ये है, आपने अपने करीबी किसी भी मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक के ब्रांच में चले जाना है। वहां जाने के बाद आपने उनको बताना होगा जी मैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो वो आपके फार्म देंगे, आपने उसको पुर करना होगा और उसका जमा करवाना होगा। लेकिन फार्म पुर करने से पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, ठीक है। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने क्लियर कर लेना है। जब आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होंगे तो ये इनकी फोटो कापियां आपके फार्म के साथ लगेंगी। इसके बाद आपका फार्म जमा हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कर्जा जो है वो मिल जाएगा। ना आपको किसी जमानत की जरूरत है ना किसी सिक्योरिटी की जरूरत है, किसी किस्म की आपको जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनल गारंटी ही काफी होगी अगर आप सही कागजात जमा करवाते हैं बैंक के अंदर। किसी किस्म का मसला नहीं, क्योंकि वेरीफाई किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। आपको डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपको कर्जा दिया जाएगा। ये बगैर किसी जमानत का आपको कर्जा मिलेगा, बगैर किसी सिक्योरिटी की आपको कर्जा मिलेगा अगर आपके सारे कागजात क्लियर हैं तो, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लें। अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आप मोबिलिक माइक्रो फाइनेंस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कर्जा मंजूर हो जाता है तो बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगी और आपको आगे का जो लहा अमल है उससे आगाह किया जाएगा। सिर्फ आप जो है शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल भी आपने साथ लेकर जाना है और उसकी कॉपी भी साथ लेकर जानी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कर्जा मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए banksnews.pk चैनल को सब्सक्राइब कर लें।